छोटे गांवों से जब कोई युवा बड़े सपने लेकर अपनी जीवन यात्रा पर निकलता है तो उसे खुद पता नहीं होता कि उसकी मंजिल क्या होगी, लेकिन एक भरोसा होता है अपने काम या हुनर पर, और वो भरोसा ही है जो उसे उस मंजिल पर खड़ा कर देता है जिसे उसने एक बड़े सपने के रूप में देखा था। ऐसा ही सफर तय किया है देश विदेश में अपनी कला के दम पर अपना नाम बना चुके चित्रकार श्री ईश्वरी रावल ने। प्रसिद्ध चित्रकार ईश्वरी रावल का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर के पास एक छोटे से गांव में हुआ। कालिदास और राजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन में उन्होंने आगे पढ़ाई की और ड्राइंग विषय में एमए और पेंटिंग में डिप्लोमा पूरा किया। वो एक ऐसे कलाकार हैं जिनके पास रचनात्मकता की एक विस्तृत श्रृंखला है। वर्ष 1996 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के हाथों उन्हें चित्रकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो आइए मिलते हैं इस असाधारण कलाकार श्री रावल से, जो बेहद सादा जीवन और उच्च विचार वाली शैली में जीते हैं, और सुनते हैं कुछ जानी अनजानी बातें जो उनके दीर्घ अनुभवों से निकली है। सुनते समय उनके पेंटिंग बनाने की प्रक्रिया, उसकी विषय वस्तु या फिर रंग संयोजन, कंपोजिशन या उसके प्रदर्शन को लेकर जो रसधारा बहती है, तो फिर किनारे जाने को मन नहीं करता और लगता है कि यादों की लहरों पर यूं ही तैरते रहें। जीवन के शुरुआती दौर में उन्होंने अपने खर्चे चलाने और पढ़ाई की फीस जुटाने के लिए फिल्म होर्डिंग, लघु पेंटिंग, ऐतिहासिक पेंटिंग और किताबों के लिए चित्र बनाने के साथ साथ और भी बहुत कुछ किया है। क्या है कि मैं रहता यहाँ था आश्रम में। हाँ। और बीएड कर रहा था उज्जैन से। अच्छा। हाँ, तो वो फीस तो उसी से निकलती थी ना। फीस मैंने 2-3 बटी बेच करता बनाता था। फीस मेरी कॉलेज की निकलती थी, आने जाने का एक खर्चा मेरा निकलता था। पिताजी रिटायर हो गए थे। सही है। तो पैसा तो उस समय उससे ही मिलता था। शाजापुर में मैं तो ये बनाता था होर्डिंग। अच्छा। फिल्म के। अच्छा। हाँ, शाजापुर में फिल्म के होर्डिंग बनाता था। अच्छा। जो फिल्म लगी, तुमको मालूम हो, अगर फिल्म में ऐसी गाड़ी तिकोना गाड़ी चलती थी, दोनों तरफ पोस्टर होते थे, बैंड जाता था। जब फिल्म बदलती थी तो पूरे शहर में वो निकलता था। तो उसमें दिलीप कुमार के इनके सबके वो बनाते थे। अच्छा। गाड़ी वाटर कलर की। तो वो सिनेमा में एक तो उसमें बड़ा शौक था सिनेमा देखने का, तो एक तो फ्री में बालकनी में बैठने को मिलता था। तो बड़ा यार अपन, मतलब उस समय ये ताकत नहीं थी कि बालकनी का टिकट खरीद सकते। वो थर्ड क्लास का आगे जहाँ श्रमिक वर्ग बैठता था वो उसमें फिल्म देखते थे, पर बालकनी में बैठने का अपना आनंद अलग होता था। उस समय लगता था अगर यार अपन बालकनी में फ्री में बैठने को पिक्चर देखने को मिलता था, और 2 रुपए वो गाड़ी बनाने के मिलते थे। 2 रुपए बहुत होते थे उसमें। वही क्या 63-64 की बात है। अच्छा। हाँ, तो 2 रुपए तो काफी होते थे। हमारी फीस ये वो घूमना फिरना सब निकल जाता था। और फाइन आर्ट कॉलेज से आपने भी किया ना उस समय? नहीं, मैंने एमए ड्राइंग किया। एमए ड्राइंग किया? अच्छा। क्योंकि उस समय ये फाइन आर्ट को मान्यता नहीं, इसके लिए मान्यता नहीं थी। अच्छा। मतलब फाइन आर्ट्स वाले को नहीं लेते थे। तो मैं तो केंद्रीय गवर्नमेंट में रहा हूँ ना। हाँ। और मेरे को पेंशन भी मिलती है। जी। तो एक तरह से मेरे क्या है, अगर पेंटिंग न भी सेल हो तो मेरे को कभी जिंदगी में चिंता नहीं रही। वो सही कभी कि मेरे पेंटिंग नहीं बिकेंगे तो मैं क्या करूँगा। आर्टिस्ट क्या, जब पूरा पेंटिंग पे रहता तो कई बार बहुत स्थिति खराब हो जाती। हाँ। अभी वो उसकी स्थिति बहुत खराब है। वो जो यहाँ से गया है ना, क्या नाम उसका, उसे क्या बहुत पेंटिंग बिके, 2.5-3 लाख में है उसके। एक लड़का नाम है उसका, पर अब उसके नहीं, हालत खराब स्थिति हो रही है। पर मैंने ज्यादा एग्जीबिशन नौकरी में रहते हुए करी। मेरी सारी ईएल खत्म, मेरी सारी सीएल खत्म। मैं विदाउट पे एग्जीबिशन गया तो विदाउट पे गया, पर करी। परमिशन नहीं मिलती होगी ना वहां से, क्योंकि
मध्य प्रदेश में शायद ही कोई दूसरा आर्टिस्ट होगा जिसने सर्वाधिक 8 वन मैन शो हाँ जहांगीर में किए। वो बात तो 8 सही वन है। मैन शो, 4-5 मेरे ग्रुप शो जहांगीर में हुए, क्योंकि जहांगीर उस समय मिलना बहुत प्रतिष्ठा की बात थी और बहुत कठिन बात। मतलब आप ऑल इंडिया लेवल के आर्टिस्ट हो गए। यस, यस। तो आपको जहांगीर आवंटित। सही बात है, सही बात है। और एक ग्रुप शो भी करा था हमने, आपको याद हो तो। हाँ 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 ग्रुप शो पहली बार इंदौर के 22 आर्टिस्टों का सही है। फलातोल करके एक उस समय हाँ, तो उसमें ये अफजल और ये सब थे। सही है। तो उन्होंने मना कर दिया था, बोले इनको हम नहीं जानते, गैलरी नहीं, अच्छा केवल हम आपको जानते हैं, एक दो को और जानते हैं, तो गैलरी कैसे आपको देते हैं हम ग्रुप शो में। तो इनका मैं जानता हूँ, इनका काम मैंने देखा है, आप मेरे पर विश्वास कीजिए, काम बहुत अच्छा है। तो फिर वो गैलरी मिली थी हमको। और मैं उसका आयोजक था, मतलब मैं प्रेसिडेंट था फलातोल का जी। प्रभु जोशी सचिव थे जी। मैं खुद गया ताज होटल, वहां की डायरेक्टर को लाया और हर आर्टिस्ट का एक एक पेंटिंग दिखवाया। हर आर्टिस्ट का ऐसा पहली बार हुआ था कि हर आर्टिस्ट का एक पेंटिंग दिख गया। उनके चित्रों के रंग चुभते नहीं, बल्कि एक सुकून देते हैं। कैनवास पर आकृतियां पर्सपेक्टिव के रूप में अलग दुनिया की सैर करवाती है। विषय वस्तु हमारे आसपास की होने से हमें अनजानी नहीं लगती और पेंटिंग में उपस्थित पात्र में हम अपने आप को ही देख पाते हैं। रावल जी के चित्र, उनके चटक रंग और गाढ़े रंग के धीरे धीरे धुंधले होने की उनकी अपनी शैली, मालवा के गांव, उन गांव का जीवन, वहां के परिधान आदि को लेकर खासे आकर्षित करते हैं। शुरुआती दिनों में बेहद संघर्षपूर्ण और अभावों से भरा जीवन बिताने वाले श्री रावल ने हाल ही में अपने खुद की एक आर्ट गैलरी तैयार की है, जो उनका एक सपना था। जीवन के उत्तरार्ध में जाकर इस सपने के पूरा होने से वो बेहद उत्साहित है। अधूरेपन को शाश्वत कहने वाले श्री रावल मानते हैं कि अधूरापन सतत नया कुछ करने की प्रेरणा देता है। उस तरह का वो बनेगा बहुत बढ़िया काम, पर अब साल भर कम से कम लग सकता है। सही बात है। क्योंकि मैं काम बहुत धीमे और बहुत ही धीमे और बहुत ही परफेक्ट अपना जो जहाँ मेरे को संतोष मिले। हालांकि मेरा कोई पेंटिंग पूरा नहीं है आज तक, सब पेंटिंग अधूरे और मैं ये मानता हूँ कि जो अधूरापन है वही उसकी वो क्वालिटी शाश्वत है। सही। मतलब आपके पेंटिंग में अगर अधूरापन है तो वही आपको दूसरा काम करने के लिए प्रेरित करता है। क्या बात। और आप ये मान ले कि नहीं पूरा हो गया तो फिर करना बचता है, बहुत बढ़िया। फिर कुछ नहीं बचता है कि भाई आप तुम परफेक्शन, अब इसके बाद क्या करो। यही तो हुआ रेनेसा पीरियड में, जब मास्टर लोग पेंटिंग बनाते थे तो एक एक बाल बना देते थे पेंटिंग का, और ये चरम पहुंच गया था। अच्छा। और इसके बाद क्या हुआ, वो टूट गया। फिर किंडेंस्की आए, फिर पिकासो आए, इन्होंने सब तोड़ दिया, नया काम शुरू हो गया और धूम मच गई पूरे वर्ल्ड। बल्कि मैं तो कहता हूँ पिकासो ने तो एक बार ये भी कहा था कि मैं जिंदगी भर लोगों को बेवकूफ बनाता। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने पढ़ा था। जी जी। बोले सारी जिंदगी में लोगों को बेवकूफ बनाता हूँ मैं। ये पिकासो जो था वो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति था चित्रकार। अच्छा। इतना पैसा किसी को नहीं मिला जितना पिकासो के पास। मतलब वो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स चुकाने वाला कलाकार भी चित्रकार था, बहुत धनी व्यक्ति था। और कई आर्टिस्ट ऐसे बेचारे रहे हैं जो भूखे मरे, क्या आज उनका काम अरबों खरबों रुपयों में बिकता है। अच्छा। अरे खरबों रुपया बिकता है। आमा एक और प्रश्न है जीवन में, जैसे वान गॉग का जीवन बहुत मिजरेबल जी जी था। वो एक कान उसने काट के और अपने किसी उसको भेज दिया था। एक महिला ने कहा था तुम्हारा कान बहुत सुंदर है, तो कान काट के उसको भेज। मेरा एक और प्रश्न है। हाँ। मैं पेंटिंग का कुछ नहीं जानता हूँ ज्यादा, लेकिन प्रश्न है कि जैसे आप ये कोई कलर कर रहे हो पेंटिंग में और आपको ऐसा लगा कि यार ये तो जम नहीं रहा है, तो फिर उसको वो वापस करते हो कुछ? एक चित्रकार में हाँ। नष्ट करने की ताकत होनी चाहिए। क्या बात है। अगर वो अपने काम को रद्द कर देता है, हाँ। नहीं फाड़ तो दे, वो ही चित्रकार
अपना काम परफेक्शन की ओर ले जाता है। बहुत बढ़िया। आप में अगर ताकत नहीं है चित्र को रद्द करने की, तो आपने एक फूल बनाया, अब वो थोड़ा अच्छा बन गया, पर आप में ये ताकत नहीं उसको फाड़ के ना कोई फेंक दो, दूसरा उससे बेहतर बनाओ। ये ताकत होना चाहिए चित्रकार, तब आप परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो ताकत होना चाहिए कि एक कलर अच्छा नहीं लगा तो ऑयल में ये सुविधा रहती है कि आप तह पर तह रंगों को जमा सकते हैं। मतलब एक कलर आपने करा, नहीं पसंद आया, दूसरा उसके ऊपर चढ़ जाता है। अच्छा, वाटर कलर में ये नहीं होता है। वाटर कलर का तो ये रहता है कि जब तक रंग में जल है तब तक वो आपको तोड़ने मरोड़ने की परमिशन देता है, और जब जल सूखा कि फिर आप वाटर कलर में यदि काम करते हैं तो लगता है यार ये तो बिगड़ रहा है, तो वाटर कलर ये परमिशन नहीं देता। लेकिन ऑयल में तो आप कई तहें जमा सकते हैं। मैं तो 2-3 तहों में करके काम करता हूँ ना, खाली एक बार में नहीं, दूसरी बार में और फिनिश, तीसरी बार में और बढ़िया बनता है, चौथी बार में और बढ़िया बनता है। तो कई तहें होती है ऑयल में। तो ऑयल का मजा, ऑयल इंट्रोड्यूस इसलिए हुआ है कि आर्टिस्ट को स्वतंत्रता देता है। ऑयल का काम करने की स्वतंत्रता मिलती है उसको, वाटर में नहीं मिलती। वाटर ऑयल से ज्यादा कठिन होता है, ऑयल कलर से ज्यादा कठिन वाटर कलर होता है। कि वाटर कलर में बहुत प्रैक्टिस चाहिए आपको बहुत काम करना होगा, आपको कई कागज फाड़ना पड़ेगा, कई रद्द करना पड़ेंगे आपको बार बार। और जब आपका ब्रश परफेक्शन की ओर लौटेगा तब आपका काम दर्शनीय होगा। तो मैं तो ये कहता हूं, मेरा तो हर पेंटिंग भैया अधूरा है, पर एक भी पेंटिंग पूरा नहीं। पर वो अधूरा पेंटिंग दूसरे पेंटिंग को जन्म दे देता है कि अब जो इसमें मैं नहीं कर पाया हूं वो अब मैं अगले में पूरा करूं। तो हर पेंटिंग अधूरा ही बनता है, ऐसा रहता है। और एक और चीज आती है कि कहीं ना कहीं जो बेसिक में तो कहीं जो पढ़ाई के दौरान बच्चों को सिखाया जाता है, रंग इसके साथ ये रंग नहीं वापर सकती है, उसके साथ वो रंग नहीं होना चाहिए, ये इस फैमिली का है वो। और जब एक बार एक कलाकार सीख गया पूरा, तब क्या वो उसके बाद भी वो उसी बंधन में बंधा रहता है या फिर वो रंगों से स्वतंत्र रूप से खेल सकता है? वो बंधन होता ही नहीं। जब आर्टिस्ट अपना काम शुरू करता है तो उसके सामने कोई बंधन नहीं होना चाहिए। सही। वो उसकी पसंद के रंग होना चाहिए। मतलब वो उसके साथ जरूरी नहीं है कि आप इसके साथ ये रंग रखिए जो शास्त्रीय तरीके से हाँ, होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। भाई अभी जो काम आधुनिक काम हो रहा है, मॉडर्न आर्ट बन रहा है, वो यही स्वतंत्रता देता है कि आप अपनी मर्जी से जो चाहे करें जी। आप बिल्कुल स्वतंत्र कर देते हैं, स्वतंत्र कर आपको बिल्कुल जो आपको अच्छा लगे। जरूरी नहीं है कि बहुत सारी चीजें क्या होती है पेंटिंग में पर्सपेक्टिव रहता है, जैसे हाँ इसमें पर्सपेक्टिव गड़बड़ है। हाँ क्या गड़बड़ है कि कुत्ता बड़ा है जी, पर मैं चाहता हूँ कुत्ता बड़ा बने। हाँ क्योंकि मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ पब्लिक का कुत्ते की तरफ, और इसलिए कि पशु भी इंटरेस्टेड है कि यार ये महिलाएं कहाँ जा रही है, हम भी जाए। उसमें ये है तुलसी के, उसमें भैया पेड़ पौधे भी राम सीता से मिलने जा रहे हैं, पशु भी जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। पर अब ये पर्सपेक्टिव के हिसाब से गलत है कि जो महिला के बराबर कुत्ता हो गया, तो कुत्ता बड़ा क्यों हो गया? शास्त्रीय तरीके से गलत है। पर मैं जो चाहता हूँ वो बड़ा मैं बनाना चाहता हूँ उसको बड़ा। ये मेरे प्रश्न का उत्तर है। शुरू में मैं उस समय तो आर्टिस्ट है। शुरुआत में मैं आया था तो ये पूछना भी चाह रहा था उस समय कि कुत्ता मुझे कोई बड़ा दिख रहा है, हाँ। लेकिन वो जवाब मिल गया मुझे। आर्टिस्ट है क्योंकि दर्शक वही तो पूछेगा यार ये कुत्ता बड़ा क्यों बना दिया। जैसे उसमें पूछा कि भैया इस लड़की का फेस क्यों आपने डिटेल क्यों नहीं बनाया? हाँ हाँ, तो उत्तर है ना मेरे पास उसका कि मैंने इसलिए फेस क्यों, मैं दुनिया की बात करना चाहता हूँ, मैं अपनी एक लड़की की बात नहीं करना चाहता हूँ, उसकी पहचान नहीं देना चाहता हूँ। मैं सारी स्त्रियों और सारी लड़कियों की बात करना चाहता हूँ और उन पिता को संदेश देना चाहता हूँ जिनकी लड़कियां 16 साल में जी रही है। ये है उसका तो बहुत बढ़िया काम है, एक ऐतिहासिक काम। आपका एक लेख आया था बहुत साल पहले पेपर में, नई दुनिया में, आपने पैरों के ऊपर लेख लिखा था शायद, लड़की, हाँ टांगे, हाँ टांग। वो एक आर्टिस्ट है जिसने स्त्रियों की टांग उसको बड़ी, वो क्या करता था कि वेश्याओं के चित्र बना।
अच्छा। तो फॉरेन में क्या है, अपने यहाँ की वेश्या छोड़ दो, फॉरेन में जो वेश्याएं होती थी वो बहुत अच्छी नर्तक होती थी। अच्छा। तो वो वहां जाता था, होटल टाइप होते थे और वहां वो नृत्य करती थी। तो उसको उनकी पैरों का जो मूवमेंट है जी, टांगों का, वो बहुत अपनी पेंटिंग से जुड़ी कई यादों को साझा करते समय या किसी विशेष पेंटिंग के विषय को समझाते हुए वे कभी किसी बच्चे की तरह किलकारियां भरते हैं तो कभी किसी बुरे अनुभव को सुनाते समय उनकी आवाज भर्रा जाती है। कुछ ऐसी बातें हैं जो उनके व्यक्तित्व के कई एक पहलुओं से पर्दा हटाती हैं और तब हम देखते हैं कि आमतौर पर बेहद विनम्र दिखने वाला व्यक्ति सही बात को लेकर या किसी गलत बात के खिलाफ उग्र और स्पष्ट रूप में खड़ा होने की ताकत तो रखता ही है। किसी कलाकृति की कीमत कोई खरीदार यदि करोड़ों में लगाए और वो सही कला रसिक न हो तो इसे श्री रावल खरीदार का घमंड मानते हैं, ना कि कला की सच्ची कीमत। इस मुद्दे पर बात करते समय उन्होंने वो किस्सा भी सुनाया जिसमें वो विश्वविख्यात पेंटर MF हुसैन से भिड़ गए थे। एक नीलामी रखी गई थी, जो इंग्लैंड की जो संस्था है उसने नहीं, वो नीलाम कर दी पेंटिंग, ज्वेलरी, ये वो सब जो एंटीक चीजें होती हैं। तो हुसैन का पेंटिंग में खुद था उसमें और मैं दुनिया की तरफ से कवर मैंने करा था ताज होटल में। तो सबसे महंगा पेंटिंग हुसैन का 5 लाख रुपए में, 5 लाख उस दौर में। उस दौर में सही बात है। तो स्वामीनाथन का 80,000 रुपए में बिका। अच्छा। हाँ, स्वामीनाथन जो डायरेक्टर थे उस समय पान भवन के, 80,000 रुपए पेंटिंग बिका। तो जब हुसैन यहाँ आए तो और पेंटिंग करा और सब क्वेश्चन कर रहे थे। कोई पूछ रहा था कि आप जूते क्यों नहीं पहनते हो, नंगे पैर क्यों रहते हो, और पूछ रहा था इस तरह से आप कौन सी हीरोइन पसंद है। तो फिर मेरे से कहा भाई आप भी कर लो यार, आर्टिस्ट हो तो मैंने हुसैन को कहा, मैंने कहा हुसैन साहब, किसी भी पेंटिंग का इंडिया जो है बहुत पुअर कंट्री है और यहाँ किसी चित्रकार का 5 लाख में बिक जाना ये खरीदार का गर्व है, खरीदार का घमंड है या चित्रकार का पुरस्कार। हुसैन चुप। अच्छा। हाँ, हुसैन चुप। बहुत देर बाद उन्होंने जवाब दिया पुरस्कार, जबकि था ये कि जिसने भी वो पेंटिंग खरीदा था, मदर टेरेसा वाला पेंटिंग था, 5 लाख में, बहुत घर में भी छापा था। तो एक तरह से जिसने खरीदा था उसका खुद का फोटो उसमें छपा है और पेंटिंग है पीछे और वो आदमी सिगरेट ऐसे हाथ में लिए हुए और पेंट। तो मैंने कहा ये तो उसका गर्व है कि उसने 5 लाख रुपए खर्च करे। सही। आर्टिस्ट का पुरस्कार थोड़ी है। ये था मेरे उसमें क्रॉस किया। किसी भी गरीब देश में किसी चित्रकार का 5 लाख में बिक जाना, ये खरीदार का गर्व है या कला का पुरस्कार। तो सही माने में उसका ये उत्तर यही होना चाहिए कि उन्होंने तो कहा क्या पुरस्कार, क्योंकि आप क्या आंसर है। चुप सन्नाटा होगा, सारे पत्रकार थे, सारे चित्रकार, सारा हॉल भरा हुआ था। तो ऐसा था। तो वो तो था कि भैया ठीक है, जिसने 5 लाख, उसने कहा कि मैं 5 लाख खर्च करे पेंटिंग के लिए, ये तो खरीदार का गर्व हुआ ना। ऐसा तो उन्होंने हमेशा अपनी कला की कद्र की और उसे किसी गलत कीमत पर बेचना उन्हें कभी रास नहीं आया। सच भी है कि लाख जरूरत हो पर अपनी कला के मूल्यांकन से कभी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इसी संबंध में सुनिए एक मजेदार किंतु प्रेरणादायक किस्सा। तो वो पूरे 20 पेंटिंग मेरे ऑटोबायोग्राफिकल थे और उसमें मॉडल के रूप में मैंने अपने खुद के बेटे को यूज करा था। जैसे लिटा दिया बेटे को और उसका स्केच बना लिया, फिर उसको अपनी तरह से डेवलप कर लिया अपनी स्टाइल में, इस तरह के। क्योंकि पुराने जमाने में जो ग्रेट मास्टर्स होते थे उनके यहाँ मॉडल होते थे। इवन राजा रविवर्मा जो पेंटिंग बनाते थे ना, तो उनके यहाँ भी स्त्रियां पुरुष इस तरह की ड्रेस वैसी पहनाते थे। और फिर उनको सामने बिठा के और मॉडल के रूप में यूज करते थे। तो दाऊद आया, बहुत बायर बड़ा नाम था दाऊद का उस समय, खूब पेंटिंग खरीदा था। अच्छा। पूरे एग्जीबिशन में घूमा और घूमने के बाद मेरे से उसने बात नहीं करी।
उसकी सेक्रेटरी थी अपने यहाँ, एक शर्मा करके एक लड़की जो फाइन आर्ट कॉलेज करा जिसने, अच्छा। उसकी सेक्रेटरी थी हम्म, दाऊद की, उसको भेजा। अच्छा। बोले दाऊद साहब को ये 6 पेंटिंग आपके पसंद है, हाँ, 6 पेंटिंग। मैं कहा ले लो। बोले कीमत, मैंने कहा एक पेंटिंग कीमत 30,000, 30,000 रुपये में एक पेंटिंग दो। बोले नहीं, वो तो कह रहे हैं कि 12,000 रुपये में। अच्छा, थोड़ी तो लड़की बोलती है, बोले और 2-4 हजार रुपये मैं अपनी तरफ से करवा दूंगा। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा 6 पेंटिंग में मान के और जाते समय समुद्र में डाल जाऊंगा और दाऊद को नहीं दूंगा। मैंने कहा इतना कम में सौदा, आधे से भी कम, मतलब चौथा ही पैसा। हाँ वही ना, ये तो मैंने कहा देखो, मैं पेंटिंग पे नहीं जी रहा, बिके तो मेरी किस्मत, नहीं बिके तो ना बिके, पर मैं ऐसा सौदा नहीं करूंगा कि भैया कलर और सही बात। कैनवास का भी पैसा न मिले और पेंटिंग दे दूं, और मेरी मेहनत भी तो है। तो मैंने नहीं दिया काम। वाह। और अब मेरे पास उसमें से एक पेंटिंग है बस। अच्छा, बाकी सब, हाँ। एक पेंटिंग है मेरे पास, सामान के रखा हुआ, एक पेंटिंग रखा है मैंने। अभी मेरे पास जितने पेंटिंग लगे हैं उससे दुगना तिगुना पेंटिंग है मेरे पास। और दिल्ली में भी है, जी, दिल्ली में भी लड़के घर में पेंटिंग रखे हुए हैं, क्योंकि मैं दिल्ली जाता हूँ तो वहाँ वहीं से वो, हाँ। करता हूँ कई बार, वहाँ भी मेरे पास काम है। अच्छा, लाइफ भर का काम रखा हुआ है। सही है। अपने एक नए विचार को लेकर इन दिनों वो बड़ी गंभीरता और उत्साह से भिड़े हुए हैं, जिसका मूल्य मुद्रा में तो 1 करोड़ आंकते हैं, लेकिन निश्चित ही किसी विचार या कला की कोई कीमत नहीं होती। वो तो अमूल्य है, एक शाश्वत धरोहर की तरह, जिसे सदियां बीत जाने के बाद भी भुलाया नहीं जा सकता। वो 1 करोड़ लूंगा जो अभी नया बन रहा है वो, बना रहा, हाँ हाँ, वो इनसे भी अद्भुत बनेगा। जो रंग स्टाइल और ये वो सब उसमें मतलब एब्स्ट्रैक्ट टाइप का ट्रीटमेंट है। मतलब वो ऐसा नहीं जैसे वो पनिहारीन बना दी उस तरह का कुछ, वो बनेगा बहुत बढ़िया काम। पर अब साल भर कम से कम लग सकता है वो। सही बात। क्योंकि मैं काम बहुत धीमे और बहुत ही धीमे और बहुत ही परफेक्ट अपना जो जहाँ मेरे को संतोष मिले। हालांकि मेरा कोई पेंटिंग पूरा नहीं आज तक, सब पेंटिंग अधूरे।